नमस्ते ज़िंदगी। और दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आज फिर वीडियो एक बना रहा हूँ। और इधर कुछ लोगों को शायद पता होगा, पिछला पूरा महीना मेरा हॉस्पिटल में बीता है और उसका कुछ रिज़ल्ट आप देख रहे होंगे। मेरी आवाज़ पे अभी भी उसका बहुत असर है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग गले के का काम करने वाले लोग थे। जैसे मैं तो कई बार कहा करता था कि हम लोग भी लता मंगेशकर जी से कम नहीं हैं, क्योंकि हमको भी सुबह से लेकर शाम तक 8 से 9 घंटे 10 घंटे कभी कभी कंटिन्यूसली बोलना पड़ता था। तो गला हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन था अपनी रोजी रोटी के लिए। और इस कोरोना ने उस गले पे ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो अब पता नहीं कब तक ये आवाज़ मेरी वापस रिगेन करूँगा, बट कोशिश जारी है। और उम्मीद है बहुत जल्द ही आवाज़ भी आप पुरानी जैसी ही आवाज़ सुन पाएंगे। अभी भी आवाज़ में थोड़ा सा कुछ लोगों को हो सकता है ये आवाज़ और ज़्यादा बेहतर लगे पुरानी आवाज़ से, बट पता नहीं, मुझे थोड़ा सा आवाज़ में थरथराहट या भर जो हेवीनेस है वो ज़्यादा लग रही है। तो एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं उन लोगों को ख़ास तौर से एड्रेस करना चाहता हूँ जो लोग हार्ट के मरीज हैं। हार्ट की किसी न किसी तरह की बीमारी उनको ऑलरेडी है, और उसके साथ साथ अगर आपको कोविड हो जाता है तो क्या करना है। मेडिकल एस्पेक्ट पे नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, कौन सी दवा खानी है, नहीं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ। तो एक ट्रेनर और एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर आया, क्योंकि मैं खुद भी एक हार्ट पेशेंट हूँ। मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और मेरा जो आवर्टा है, आवर्टा रिपेयर हुआ है। डॉक्टर अनिल भान, जो एशिया के बेस्ट आवर्टा रिपेयर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं मेदांता में, उनके द्वारा ये ऑपरेशन किया गया था। तो असेंडिंग आवर्टा रिपेयर हुआ है मेरा, और क्योंकि वो बर्स्ट हो गया था, और उसके साथ साथ एक मेटालिक वॉल्व लगा है आवर्टा में, आवर्टिक वॉल्व। और फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, तो एक बाईपास भी किया गया है। और उस ऑपरेशन के दौरान कुछ मेरी नर्व्स जो यहाँ पे होती हैं, डॉक्टर साहब के बताने के अनुसार, वो डैमेज हो गई थी। तो मेरा ये हाथ जो है, जो राइट हैंड है, ये काफ़ी हद तक नम है। मेरी ये 3 उंगलियों में बिल्कुल भी कोई सेंसेशन नहीं है, या कहूँगा बहुत पुअर सेंसेशन है, नहीं के बराबर ही कह सकते हैं। हाँ, अंगूठा और ये उंगली थोड़ी बेहतर है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पहले तो मैं कुछ नहीं कर सकता था इस हाथ से, बट धीरे धीरे अब मैं सब कुछ इस हाथ से कर लेने लगा हूँ। और बेस्ट पार्ट ये रहा, क्योंकि राइट हैंड है, सिग्नेचर इसी से करता हूँ। तो सिग्नेचर बैंक में मेरे टैली हो गए, तो मैंने कहा बिल्कुल फिर अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे काम तो हो ही जाते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये वीडियो, पीछे काफ़ी कुछ बातें मैंने फेसबुक पे पोस्ट करी थी, मेरे अपने जो एक्सपीरियंस थे हॉस्पिटल के, बहुत कुछ नेगेटिव भी था उसमें। और इधर मैंने काफ़ी लोगों को पढ़ा और सुना,
हर एक का कहना था कि बहुत नेगेटिव है, लेट अस स्प्रेड सम पॉजिटिविटी। तो देखिए, नेगेटिविटी से भागने से भी काम नहीं चलेगा, ये भी एक चीज़ आपको बताऊं। बिल्कुल मैं 100% मानता हूं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव से भागना भी अक्लमंदी नहीं है। आज जो हमारे कमियां हैं या जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, अगर हम उनको दूर नहीं कर पाएंगे, अगर हम उनकी तरफ से आंख बंद कर लेंगे, तो क्या हम जिंदगी में कभी सुधर पाएंगे? तो इसलिए मेरी एक गुजारिश है कि यस, हमें पॉजिटिव रहना है, लेकिन नेगेटिव की तरफ से नज़र नहीं हटानी है। सुधार तभी हो सकता है जब हम अपने अंदर के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बेहतर करने की कोशिश करें। राइट? तो चलिए, इसके साथ ही अब आ जाते हैं हम अपनी आज की पॉजिटिव बातों के ऊपर। तो जो आपको जान के बड़ा मतलब आश्चर्य भी हो सकता है कि मेरे जैसा आदमी जो दुनिया को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, वो खुद कितना डीमोटिवेटेड था हॉस्पिटल जाने के टाइम। क्योंकि मुझे ये था कि मेरा इतना सब कुछ, इतनी दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं, ये इतनी बड़ी बीमारी मैं साथ लेके घूम रहा हूँ, और हर समय एक वो खतरा रहता है, हर 15 दिन पे मुझे अपना INR मॉनिटर करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं काफ़ी कुछ प्रिपेयर्ड था कि शायद इस बार हॉस्पिटल से लौट के नहीं आऊँगा। तो एक अंगूठी पहनी हुई थी मैंने इस उंगली में, वो उतार के मैं बेड में रख के गया। एक चेन थी जिसमें एक मोती का पेंडेंट था, वो उतार के मैं रख गया था। मैंने कहा हॉस्पिटल में सामान इधर उधर हो जाता है, डेड बॉडी के साथ चीज़ें गायब हो जाती हैं। फ़ोन भी मैं अपना आईफोन मैंने बैग में डाल रखा था, और चांस की बात थी वहाँ कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं था, तो सारे फ़ोन ऑफ हो गए थे, और बिल्कुल बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। एक्चुअली जो कोविड से निकल चुके हैं या कोविड से गुज़र रहे हैं, कुछ समय तो बिल्कुल मुझे होश नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हाँ, मुझे पहले दिन ही डॉक्टर जो मिली वो बहुत अच्छी मिल गई। शायद जजमेंट उनका अच्छा था, या मेरी कुछ किस्मत अच्छी थी, या अब उनका भी यही कहना है कि सर ये अकेले, मैंने उनको बहुत थैंक्स बोला कि मैं आपकी वजह से वापस आ गया बच के। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वन साइडेड नहीं होता है, इट इज़ ऑल योर फाइटिंग स्पिरिट, योर इनर स्ट्रेंथ दैट केप्ट यू अलाइव। तो दोस्तों, मैं आज इसी के ऊपर थोड़ा सा बात करूँगा कि अपने अंदर की फाइटिंग स्पिरिट और अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ, ये दो चीज़ों को बहुत स्ट्रांग रखिए। अगर हमें किसी भी बीमारी से, मैं कोविड की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं हार्ट के ऑपरेशन से भी गुज़र चुका हूँ, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने ये कहा था मुझे कि अगर आप ऑपरेशन टेबल पे, मुझे नहीं कहा था, मेरे बेटे और मेरे बहनोई साहब, उनको कहा था उन्होंने कि ऑपरेशन टेबल पे पहुँच गए ये सही सलामत, तो मेरी गारंटी है मैं इनको बचा लूँगा। लेकिन ऑपरेशन टेबल के पहले, क्योंकि आवर्टा जो है वो 3 लेयर के अंदर होता है, ऊपर वाले ने बड़ा सेफ्टी सिस्टम बना के भेजा है, तो 2 लेयर मेरी बर्स्ट हो चुकी, 2 लेयर बर्स्ट हो चुकी थी, तीसरी लेयर बची हुई थी। तो उनका ये कहना था कि अगर ये तीसरी लेयर बर्स्ट हो गई तो कोई नहीं बचा सकता। तो तब तक फिंगर्स क्रॉस रखनी थी, और शायद मेरी इच्छा शक्ति, शायद मेरी फाइटिंग स्पिरिट, जो अंदर से कुछ करने की, कुछ और करते रहने की जो एक इच्छा है, वो शायद मुझे वहाँ से भी निकाल लाई और शायद यहाँ से भी निकाल लाई। तो एक मेरे सामने
दो मुद्दे थे जिनको लेके मुझे लगता है मेरे अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट जिंदा रही। मैं काफ़ी हद तक लाइफ से सच बोलूं तो डिसअपॉइंटेड था अपनी लाइफ से, और उसीलिए मुझे लग रहा था कि मैं शायद वापस नहीं आऊँगा। लेकिन जब हॉस्पिटल में बेड पे लेटा हुआ था, मेरे लेफ़्ट साइड में एक पर्सन की डेथ हुई, मेरे एडजेसेंट बेड पे एक साहब थे मेरे अपोजिट, डायगनली अपोजिट, उनकी डेथ हुई, मेरे सामने वाले बेड पे डेथ हुई, मेरे राइट साइड पे डेथ हुई, मेरे ही हॉल के लास्ट बेड पे डेथ हुई, इधर सेकंड लास्ट बेड पे डेथ हुई। मतलब मेरे चारों तरफ मुझे जब डेथ दिखाई पड़ी और मुझे कुछ उन पेशेंट्स का और मुझे कुछ स्टाफ का जो बिहेवियर दिखा, उसने कहीं ना कहीं मुझे लड़ने के लिए मजबूर किया। मैंने कहा मैं इस तरह से नहीं मरना चाहता हूँ, नो, दिस इज़ नॉट हाउ आई वॉन्ट टू डाई। और इस एक चीज़ ने मुझे वो शक्ति दी कि मैं कोई रीज़न ढूंढ पाऊँ कि क्यों मुझे जीना है। और उस समय दो रीज़न मुझे बहुत स्ट्रांग मिल गए। पहला रीज़न मुझे मिला बच्चों का। मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा, मैं बहुत प्राउड हूँ उस बच्चे का, और जो मैंने फेसबुक पे कुछ चीज़ें लिखी थी एक दो बार कि बच्चों को आप बहुत अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनाने के चक्कर में मत लगिए, एक अच्छा इंसान बनाइए। तो आई एम प्राउड कि मैं उस बच्चे को एक अच्छा इंसान बना पाया। वही एक लड़का था हमारे घर में जो ठीक था, जो कोविड से अनटच था। पूरी दौड़ भाग, हॉस्पिटल रोज़ सुबह आना, शाम को आना, इंजेक्शन का इंतज़ाम करना, घर में मदर सिस्टर दोनों पड़ी हुई थी, उनके लिए ऑक्सीजन, उनके लिए कंसंट्रेटर, उनकी दवाइयों का इंतज़ाम करना। एक हमारे फैमिली फ्रेंड थे, वो बराबर लगे रहे हमारे घर पे साथ में, फैमिली के साथ में। और उस बच्चे ने न सिर्फ मुझे और मेरे फादर को टेक केयर किया, उसने और भी हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग थे जिनको हेल्प किया। एक और हमारे फैमिली फ्रेंड की ही वाइफ वहाँ पे बाई चांस पता चला वो भी एडमिट हैं, उनके घर में भी सब कोरोना पॉजिटिव थे। एक बेटी उनकी थी जो पॉजिटिव नहीं थी, उसको ड्राइविंग नहीं आती थी, तो घर का उनका भी सारा जो मैनेजमेंट अरेंजमेंट करना था वो भी उसी ने किया। अनफॉर्चुनेटली उनकी भी बाद में डेथ हो गई। इवन डेथ बॉडी को वहाँ से हॉस्पिटल से निकलवाना, लेके जाना, वहाँ शमशान घाट का सारा इंतज़ाम करना, एवरीथिंग ही डिड। और भी उसके फ्रेंड्स बहुत सारे, मेरे ब्रदर के फ्रेंड्स, उनकी मदर को कंसंट्रेटर चाहिए था रात में लेके, चूँकि घर पे हमारे रखा हुआ था, सिस्टर और मदर के लिए लिया हुआ था, उसको वहाँ भेजा गया। सो आई एम प्राउड दैट आई हैव अ सन हु इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। और तो मेरे दो बेटे हैं, बड़ा ये है, ये कॉमर्शियल किचन्स का काम करता है, और अभी हाल ही में उसने शुरू किया और फिर कोविड आ गया। तो परेशानी तो है ही है, नया बिज़नेस आप इस्टेब्लिश करते हो और फिर दिक्कतें आ जाती हैं। छोटा बेटा मेरा ARAI में, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे में है, उसको भी कोविड हो गया था। बट एनीवेज, जब ग्रैंडफादर का, आई लॉस्ट माय फादर ऑन 18th,
वो भी मेरे साथ उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। बहुत सारी जंगें उन्होंने लड़ी। वो एयरफोर्स ऑफिसर थे, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे। कमांड हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, इसलिए फिर ये हुआ कि मेरे साथ ही, बट उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता रहा और अल्टीमेटली हार्ट फेल हो गया उनका। और जो पहला रीज़न था वो मेरे दोनों बच्चे थे, और दूसरा रीज़न फादर की जब डेथ हुई तो वो मिल गया मुझे मेरी मदर। और ये दो इतने बड़े रीज़न्स थे जिन रीज़न्स के ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 8 घंटे के अंदर अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन सही किया। वो कहाँ से शक्ति आई, कहाँ से क्या हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट 18 को फादर की डेथ हुई। 11:30 बजे, 11 बजे के करीब, मुझे 10:30 11 के करीब मुझे पता चला, क्योंकि उनका बेड पहले मेरे साथ था, फिर बाद में शिफ्ट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। तो उसी समय से मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं रुकना है, मुझे हॉस्पिटल से निकलना है। और आप विश्वास मानो, उसके 1 घंटे जैसे ही बॉडी हॉस्पिटल से निकली है, और उसके बाद ही मैंने ये कोशिश करनी शुरू कर दी कि मैं ऑक्सीजन से, अपने आप ऑक्सीजन डिपेंडेंसी से कैसे निकलूं। और मैं साल भर बिल्कुल बाबा रामदेव का शुक्रगुजार हूँ, और भी योगा गुरुज का शुक्रगुजार हूँ कि जो डीप ब्रीदिंग की टेक्निक्स हैं, इवन जो प्रोन टेक्निक है ब्रीदिंग की, मैं हमेशा से पेट के बल लेटता रहा हूँ, और तो इसलिए मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था प्रोन। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने से रात 11 बजे तक मैं इस लेवल पे आ गया था कि मैंने 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन सप्लाई अपनी निकाल दी, और मेरा सैचुरेशन 96-95 के आसपास बना रहा। उसके बाद सैचुरेशन थोड़ा मेरा गिरा, मैंने वापस ऑक्सीजन लगाई और फिर सो गया। सुबह 5:11 पे, बहुत अच्छे से मुझे टाइम अपना याद है कि मैंने घड़ी में टाइम देखा, 5:11 हो रहे थे। 5:11 पे मैंने अपना ऑक्सीजन सप्लाई निकाला, ऑक्सीजन सप्लाई को बंद किया, मास्क हटाया, और मैं सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर के मैंने अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन 96-97 पे ले आया। और फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि सी, दिस इज़ माय ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड आई वांट डिस्चार्ज। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप एक डिक्लेरेशन, आपके जो भी रिलेटिव हैं उनको बोलिए डिक्लेरेशन साइन कर देंगे, नीचे हम डिस्चार्ज कर देंगे। एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट डिस्चार्ज्ड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इनर स्ट्रेंथ को जिंदा रखिए, कोई कारण स्ट्रॉन्ग ढूंढ के रखिए, और वो कारण बच्चे, वाइफ, मदर, फादर, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनफैक्ट इनमें से हट के भी हो सकता है। इट कैन बी इवन योर गर्लफ्रेंड ऑल्सो, व्हाई नॉट। इट कैन बी योर बॉयफ्रेंड ऑल्सो, इट कैन बी एनीवन। किसी को कोई एक कारण ढूंढ लीजिए। कोई काम अधूरा रह गया, मेरे लाइफ का एक ड्रीम था जो मेरा अधूरा रह गया, मुझे उसको पूरा करना है जाने के पहले। इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट गो फॉर इट। पूरा फोकस अपना उधर लगा दीजिए, आपकी बॉडी उसी हिसाब से एक्ट करेगी, और आप 100% इस कोरोना जैसी बीमारी से जीत के बाहर आएंगे। कुछ और टिप्स हैं जो ख़ास तौर से हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए हॉस्पिटल से आने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उसके बाद भी।
तो वो क्या करना चाहिए, उसको लेके हम लोग बात करेंगे आने वाले दिनों में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. मास्क पहनते रहिए, बाहर निकलिए घर से तो डबल मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करिए. कोविड से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं प्लीज़ फॉलो करिए, क्योंकि बहुत गंदी बीमारी है ये, बहुत गंदी बीमारी है. ठीक होने के बाद भी आपको बहुत दिनों तक परेशान करेगी. इसलिए जितना आप इससे बच सकते हैं बचिए, मेरी यही गुजारिश है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिले. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.